10th क्लास। हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे जन आंदोलनों का उदय। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे थे सरदार सरोवर परियोजना में आपको पढ़ा चुकी हूँ। वाद विवाद और संघर्ष हमारा टॉपिक चल रहा था। तो इसमें देखिए यहाँ हम आए हुए थे। नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं का गुजरात जैसे राज्यों में तीव्र विरोध हुआ था। ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता का गुजरात जैसे जो राज्य थे वहाँ पर तीव्र विरोध हुआ था, परंतु अब सरकार और न्यायपालिका दोनों ही यह स्वीकार करते हैं कि लोगों को पुनर्वास मिलना चाहिए। ठीक है, पुनर्वास लोगों को मिलना चाहिए। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन के दौरान जो वहाँ के कार्यकर्ता थी उनकी डिमांड थी कि जिन लोगों के मतलब रहने का जो इफ़ेक्ट उन पर पड़ेगा, ठीक है, तो उन लोगों को मतलब पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो अब सरकार ने और न्यायपालिका ने दोनों ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया था। सरकार द्वारा 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास निधि को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है। सरकार द्वारा 2003 में जो राष्ट्रीय पुनर्वास नीति को नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलनों की उपलब्धि के रूप में देखा जा सकता है, परंतु सफलता के साथ ही नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की मांग उठाने पर तीखा विरोध भी झेलना पड़ा। देखिए, पहली जो मांग थी इनकी वह यह थी कि लोगों को पुनर्वास दिया जाए, लेकिन इसके बाद ही दूसरा क्या झेलना पड़ा कि नर्मदा बचाओ आंदोलन को बांध के निर्माण पर रोक लगाने की भी मांग उठाने का तीखा विरोध भी झेलना पड़ा था। आलोचकों का कहना है कि आंदोलन का अड़ियल रवैया विकास की प्रक्रिया तथा पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये क्या कह रहा है, जो आलोचक थे उनका जो कहना था वह ये था कि जो आंदोलन का अड़ियल जो रवैया है विकास की प्रक्रिया और पानी की उपलब्धता और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से सरकार को बांध का काम आगे बढ़ाने की हिदायत दी, लेकिन साथ ही उसे यह आदेश भी दिया कि प्रभावित लोगों का पुनर्वास सही ढंग से किया जाए। हिदायत लोगों को क्या दी थी, साथ ही उसे यह आदेश दिया गया था कि जो प्रभावित लोग हैं, ठीक है, उनका पुनर्वास जो है वो सही ढंग से किया जाए, मतलब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से 2 से भी ज़्यादा दशकों तक यह चला था। आंदोलन ने अपनी मांग मुखर करने के लिए हर संभव लोकतांत्रिक रणनीति का इस्तेमाल किया था, मतलब उन्होंने हर एफर्ट किए थे ताकि उनकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। आंदोलन ने अपनी बात न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई थी। देखिए, जो आंदोलन के लोग थे उन्होंने जो अपनी मांग है वो मतलब न्यायपालिका से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाई थी। आंदोलन की समझ को जनता के सामने मुखर करने के लिए नेतृत्व के सार्वजनिक रैलियां तथा सत्याग्रह जैसे तरीकों का भी प्रयोग किया गया, परंतु विपक्षी दल मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के बीच आंदोलन को कोई खास जगह नहीं बना पाया। वास्तव में नर्मदा आंदोलन की विकास रेखा भारतीय राजनीति में सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक दलों के बीच निरंतर बढ़ती दूरी को बयां करती है। उल्लेखनीय है कि 90 दशक के अंत तक पहुंचते पहुंचते नर्मदा बचाओ आंदोलन से कई अन्य स्थानीय समूह और आंदोलन भी आ जुड़े थे। ये सभी आंदोलन अपने अपने क्षेत्रों में विकास की वृहद परियोजनाओं का विरोध करते हैं। इस मुकाम तक आते आते नर्मदा बचाओ आंदोलन देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे समधर्मों आंदोलनों के गठबंधन का अंग बन गया था। जन आंदोलन के सबक देख लेते हैं। अभी तक जो आपने देखे वो सारे के सारे जन आंदोलन थे, उनसे क्या सबक निकलता है वो देखिए। जन आंदोलनों का इतिहास हमें लोकतांत्रिक राजनीति को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हमने देखा कि इस तरह के गैर दलीय आंदोलन अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते, उन्हें समस्या के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये जो मतलब आंदोलन जो गैर दलीय खड़े हुए हैं ये अनियमित ढंग से खड़े नहीं हो जाते या फिर इन्हें समस्या के तौर से नहीं देखा जाना चाहिए। इन आंदोलनों का उद्देश्य दलीय राजनीति की खामियों को दूर करना है। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो दलीय राजनीति हमारे यहाँ पर है उनकी जो खामियाँ हैं, उनकी जो कमियाँ हैं उनको दूर करना है। इस रूप में इन आंदोलनों को देश की लोकतांत्रिक राजनीति के अहम हिस्से के तौर पर देखना चाहिए। इन आंदोलनों को मतलब इनके नेगेटिव नहीं पॉजिटिव इफेक्ट हमें देखना चाहिए।
सामाजिक आंदोलनों ने समाज के उन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को अभिव्यक्ति दी है जो अपनी दिक्कतों को चुनावी राजनीति के जरिए हल नहीं कर पाए हैं। ये जो आंदोलन है, ठीक है, इन्होंने लोगों की उन समस्याओं को अभिव्यक्ति की है, उन समस्याओं को रिप्रेजेंट किया है जिस मतलब जो चुनावी जो राजनीति के जरिए हल नहीं हो पा रही हैं। विभिन्न सामाजिक समूहों के लिए ये आंदोलन अपनी बात रखने का बेहतर माध्यम बनकर उभरे हैं। जैसे मैं दलित लोगों की बात करूं तो दलित पैंथर्स एक समूह बना था जिसमें उनको जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी तो वो उस दलित पैंथर ऑर्गेनाइजेशन, उस संगठन के द्वारा अपनी बातों को रख सकते थे। तो इन आंदोलनों की मुख्य भूमिका क्या है कि इन आंदोलनों के माध्यम से जो लोग हैं मतलब वे अपनी बात रख सकते हैं। समाज के गहरे तनाव और जनता के क्षोभ को एक सार्थक दिशा देकर इन आंदोलनों ने एक तरह से लोकतंत्र की रक्षा की है। यदि इन आंदोलनों की हम बात करें तो इन आंदोलनों ने मतलब लोकतंत्र की रक्षा की है। किस तरीके से की है? जो समाज में गहरे तनाव उत्पन्न हो गए हैं उनको रिजॉल्व किया, ठीक है, सरकार के सामने उनको रिप्रेजेंट किया और उन समस्याओं को दूर किया गया। सक्रिय भागीदारी के नए रूपों के प्रयोग ने भारतीय लोकतंत्र की जनधार को बढ़ाया है। इन आंदोलनों के आलोचक देखिए ये वो थे जो इन आंदोलनों के समर्थक, जो मतलब पॉजिटिव पॉइंट थे। आलोचक जो हैं वह अक्सर दलील करते थे कि हड़ताल, धरना, रैली जैसे सामूहिक कार्रवाई से सरकार के कामकाज पर बुरा असर पड़ता है। इनके अनुसार इस तरह की गतिविधियों से सरकार की निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है तथा रोजमर्रा की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वह भी भंग होती है। इस तरह की दलीलें एक और गहरे सवाल को जन्म देती हैं और यह सवाल यह है कि जन आंदोलन ऐसी मुखर सामूहिक गतिविधियों का सहारा क्यों लेते हैं। इस अध्याय में हमने देखा कि ये जन आंदोलन जनता की जायज मांगों की नुमाइंदा बनकर उभरे हैं और उन्होंने नागरिकों के एक बड़े समूह को अपने साथ जोड़ने में कामयाबी हासिल की है। अब यहाँ देखते हैं हमें यहाँ इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इन जन आंदोलनों के द्वारा लामबंद की जाने वाली जो जनता है सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित तथा अधिकार इन वर्गों से संबंधित रखती है। देखिए जो इन जन आंदोलनों के अंदर जनता सम्मिलित थी वो जनता कौन सी सम्मिलित थी? जो सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित थी, ठीक है, जो जिनके पास मतलब अधिकारहीन थी, जिनको पूरे अधिकार नहीं मिले हुए थे, वो इन जन आंदोलनों में सम्मिलित थे। जन आंदोलनों द्वारा अपनाए गए तौर तरीकों से जाहिर होता है कि रोजमर्रा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इन वंचित समूहों को अपनी बात कहने का पर्याप्त मौका नहीं मिलता है। इसी कारण ये समूह जो हैं चुनावी शासन भूमि से अलग जन कार्रवाई और लामबंदी की रणनीति अपनाते हैं। देखिए यह बात हाल ही की नई आर्थिक नीतियों के मामले में देखी जा सकती हैं। आप 9वें अध्याय में पढ़ेंगे कि कमोबेश सभी राजनीतिक दल इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में थे। जितने भी राजनीतिक दल थे, ठीक है, वो सभी के सभी इन नीतियों को लागू करने के पक्ष में थे। इसका मतलब यह हुआ कि हाशिए पर मौजूद जिन सामूहिक समूहों पर आर्थिक नीतियों का दुष्प्रभाव पड़ रहा था उन पर ये राजनीतिक दल खास ध्यान नहीं देंगे और ना ही मुख्य धारा की मीडिया उन पर ध्यान देगी। यहाँ से क्या क्लियर होता है कि जो भी मतलब डिसीजन लिए जा रहे थे, जो नीतियां बनाई जा रही थी और जिन सामूहिक समूहों पर उन चीज़ों का बुरा असर पड़ रहा था तो ना तो उस पर मतलब जो सरकार है वो ध्यान दे रही थी, ना ही उस पर मीडिया ध्यान दे रही थी। ऐसे में नई आर्थिक नीतियों का विरोध करना हो तो जन कार्रवाई का ही एक रास्ता बचता है। इसका मतलब देखिए जो भी मतलब नीतियाँ आई उनका इफ़ेक्ट जो है हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा था तो यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब सोल्यूशन निकलता है। यदि उन नीतियों का हम पर बुरा असर पड़ रहा है तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता है, वो है जन कार्रवाई का रास्ता। जन आंदोलन जो है वह यही काम करते हैं। जन आंदोलन जो होते हैं वो यही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो जन कार्रवाई होती हैं, ठीक है, जिससे हम जो नीतियों का हम बुरा असर पड़े उसका हम क्या कर सकें, विरोध कर सकें। वे राजनीतिक दलों के चालू मुहावरे से अलग अपने मुद्दे उठाते हैं। जो एट प्रेजेंट जो राजनीतिक मतलब चीज़ें चल रही हैं उनसे अलग वो मुद्दे उठाते हैं। आंदोलन का मतलब सिर्फ धरना, प्रदर्शन या सामूहिक कार्रवाई नहीं होता है। इसके अंतर्गत किसी समस्या पीड़ित लोगों का धीरे धीरे एकजुट होना और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना जरूरी है। आंदोलन का मतलब देखिए सिर्फ इतना नहीं होता है कि उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल की, कुछ ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी पीड़ित लोग हैं मतलब जिनको समस्याएं हैं, तो जिनको एक जैसी समस्याएं हैं वो सारे के सारे लोग क्या एकजुट हो जाएं और समान अपेक्षाओं के साथ एक सी मांग उठाना उनके लिए जरूरी होता है। इसके अतिरिक्त आंदोलन का एक काम लोगों को अपने
अधिकारों को लेकर जागरूक बनाना भी है, ताकि लोग यह समझें कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वो क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। आंदोलन का अगला काम क्या होता है? लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक भी करना, ताकि वो समझ सके कि लोकतंत्र की संस्थाओं से वो क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, मतलब लोकतंत्र से उन्हें क्या क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, लोकतंत्र में क्या क्या वो चीज़ें, उन्हें क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं, वो सब कुछ भी, उन चीज़ों के लिए भी उन्हें अवेयर कराना, ये किसका काम होता है? जन आंदोलनों का ही काम होता है। भारत के सामाजिक आंदोलन बहुत दिनों से जनता को जागरूक बनाने के इस काम में संलग्न हैं, किंतु कुल मिलाकर सार्वजनिक नीतियों पर इन आंदोलनों का असर काफ़ी सीमित रहा है। जो सार्वजनिक नीतियां हैं उन पर इन आंदोलनों का असर कम ही रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि समकालीन समाज आंदोलन किसी एक मुद्दे के इर्द गिर्द ही जनता को लामबद्ध करते हैं, क्योंकि जो भी आंदोलन होते हैं उसमें केवल एक ही मुद्दा उठाया जाता है, तो एक ही मतलब मुद्दे के लिए वो जनता को लामबद्ध करते हैं। इस तरह वे समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसी सीमा के चलते सरकार इन आंदोलनों की जायज़ मांग को ठुकराने का साहस कर पाती है। लोकतांत्रिक राजनीति वंचित वर्गों के व्यापक गठबंधन को लेकर ही चलती है। लोकतांत्रिक राजनीति कैसे चलती है? जो वंचित वर्ग हैं उनके व्यापक गठबंधन को लेकर चलती है, जबकि जन आंदोलनों के नेतृत्व में यह बात संभव नहीं हो पाती है। राजनीतिक दलों को जनता के विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य बिठाना होता है। जो राजनीतिक दल हैं उन्हें जो विभिन्न वर्ग, ठीक है, डिफरेंट सेक्शंस है, कम्युनिटीज़ हैं, उनके बीच में सामंजस्य बिठाना होता है, जबकि जन आंदोलनों का नेतृत्व इस वर्ग के हित की पर्सन को कायदे से नहीं संभाल पाता। जान पड़ता है कि राजनीतिक दलों ने समाज के वंचित और अधिकारीन लोगों के मुद्दों पर ध्यान देना छोड़ दिया है, पर जन आंदोलन का नेतृत्व भी ऐसे मुद्दों को सीमित ढंग से ही उठा पाता है। राजनीतिक दलों की यदि मैं बात करूं तो समाज में जो वंचित हैं और जो अधिकारहीन लोग हैं, राजनीतिक दलों ने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर यदि बात करें जन आंदोलनों की, तो वो भी सीमित ढंग से ही इन मुद्दों को उठा पाता है। विगत वर्षों में राजनीतिक दलों और जन आंदोलनों का आपसी जो संबंध है वो कमज़ोर होता गया है। इन दोनों का आपसी में जो संबंध है वो कमज़ोर हो गया है। इससे राजनीति में एक सूनेपन का माहौल पनपा है। हाल के वर्षों में भारत की राजनीति में यह बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। क्लियर हो गया आपको चैप्टर? नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन आंसर आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं, ठीक है। देखिए, आप पढ़ रहे थे डिबेट्स एंड स्ट्रगल, ठीक है। डिबेट्स एंड स्ट्रगल किसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन का। तो यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ हम आए हुए थे, आर्गुमेंट इन द एगेशन ऑफ द मूवमेंट मीट वॉसिफेरस अपोजिशन इन द स्टेट बेनिफिटिंग फ्रॉम द प्रोजेक्ट स्पेशली इन गुजरात। ये कहता है जो आर्गुमेंट्स और एगेशन जो भी बयान वगैरह हुए थे वो सारे के सारे इस मूवमेंट में वो मीट वॉसिफेरस अपोजिशन, जो मतलब ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इससे जो स्पेशली बेनिफिट हुआ था वो किसको हुआ था? गुजरात को हुआ था। एट द सेम टाइम, इसी टाइम पे, द पॉइंट अबाउट राइट टू रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये जो पॉइंट था इस आंदोलन का वो क्या था? रिहेबिलिटेशन का था, पुनर्वास का था। हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द जुडिशरी, मतलब जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है दोनों ने ही मतलब इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया था कि पुनर्वास होना चाहिए। एक कंप्रेसिव नेशनल रिहेबिलिटेशन पॉलिसी फॉर्म की गई बाय द गवर्नमेंट 2003 में फॉर्म की गई। बी सीन एन अचीवमेंट ऑफ द मूवमेंट लाइक द एनबीए। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एनबीए जो मूवमेंट हुआ था उसकी यह एक क्या थी? अचीवमेंट थी, जो पॉलिसी 2003 में आई थी। हाउएवर इट्स डिमांड टू स्टॉप द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वर सेवरली क्रिटिसाइज्ड बाय द मैनी एंड ऑब्स्ट्रेटिंग प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट। ये कहता है कि जो इन्होंने डिमांड की थी, जो डैम का कंस्ट्रक्शन है उसे बंद कर देना चाहिए, तो मतलब इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया एज ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये है मतलब डेवलपमेंट, विकास के उसमें क्या होगी? बाधा होगी। एंड डिनाइंग एक्सेस टू वाटर एंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर मैनी, और मतलब यदि पानी के लिए मतलब एक्सेस, पानी की पहुंच तक के लिए मना किया गया, और तो इससे मतलब जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड द सुप्रीम कोर्ट upheld the government decision to go ahead with the construction of the dam while also instructing
टू इंश्योर द प्रॉपर रिहेबिलेशन। जो कोर्ट था उसने मतलब जो डिसीज़न दिया वो क्या डिसीज़न दिया था कि डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाए, जबकि जो लोग हैं उनको रिहेबिलेट किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। नर्मदा बचाओ आंदोलन कंटिन्यूस सस्टेन एग्जिशन फॉर मोर देन 20 ईयर्स। यह जो आंदोलन था लगभग कितने सालों तक चला? 20 सालों तक चला। इट यूज्ड वेरी अवेलेबल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड। ये कहता है इट यूज्ड वेरी अवेलेबल, यह है मतलब इसका इट इज़ यूज़ किस तरीके से? अवेलेबल डेमोक्रेटिक स्ट्रेटजी टू पुट फॉरवर्ड इट्स डिमांड। जब मतलब इससे लोकतंत्र का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेटजी देखी गई, प्लानिंग देखी गई जिससे इनकी डिमांड्स को फुलफिल किया गया। दिस इंक्लूड अपील टू द जुडिशरी, मोबिलाइजेशन ऑफ सपोर्ट। मतलब इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया? जुडिशरी में अपील की गई, लोगों का मोबिलाइजेशन हुआ एट द इंटरनेशनल लेवल। इन्होंने अपनी जो मतलब बातें थी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ये लेके गई। पब्लिक रैली की इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट एंड रिवल ऑफ द फॉर्म ऑफ सत्याग्रह टू कन्विंस पीपल। और एक तरीके से ये सत्याग्रह के रूप में उभर कर आए और लोगों को इन्होंने कन्विंस किया अबाउट द मूवमेंट पोजीशन, जो मूवमेंट की स्थिति थी उसके लिए। हाउएवर द मूवमेंट कुड नॉट गार्नर मच सपोर्ट अमंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़। लेकिन जो ये मूवमेंट था उसमें मतलब ये ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। क्यों? मच सपोर्ट अमंग द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग द अपोजिशन पार्टीज़। जो इन्हें सपोर्ट मिला वो किससे मिला? अपोजिशन पार्टीज से मिला। इनफैक्ट द जर्मनी ऑफ द नर्मदा बचाओ आंदोलन डेपिक्टेड ए ग्रेजुअल प्रोसेस इन डिसजंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द सोशल मूवमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था वह मतलब वंचित रहा, किस चीज़ से वंचित रहा? जो डिसजंक्शन हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड सोशल मूवमेंट्स जो हो रहे थे नर्मदा बचाओ इनके बीच में। बाय द एंड ऑफ द 90s, जब 90s का एंड आया, हाउएवर द एनबीए वाज नॉट अलोन। एनबीए जो है वह अकेला नहीं था, उसके साथ विपक्ष की जो पार्टियाँ थी वो भी थी। दे इमर्ज्ड मैनी लोकल ग्रुप्स, इसके अंदर कुछ लोकल ग्रुप्स इंक्लूड हो गए थे। मूवमेंट दैट चैलेंजेस द लॉजिक ऑफ लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन दिस एरियाज। अराउंड दिस टाइम द एनबीए बिकम द पार्ट ऑफ लार्ज अलायंस ऑफ द पीपल मूवमेंट। ये कहता है इस टाइम पे यदि हम बात करें तो जो एनबीए है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वह मतलब एक लार्ज अलायंस बन गया था जिसके ऑफ द पीपल इन मूवमेंट इन्वॉल्व था एंड आर इन्वॉल्व इन स्ट्रगल फॉर द सिमिलर इशू इन डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। और इसी तरीके से ये इन्वॉल्व था जो अलग अलग स्ट्रगल्स थे डिफरेंट रीजन के अंदर इसी कंट्री में। लेसन फॉर द पॉपुलर मूवमेंट। देखिए हमने चैप्टर पढ़ा है राइज ऑफ द पॉपुलर मूवमेंट, कुछ मूवमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इन मूवमेंट्स से मतलब क्या आउटकम आई, क्या हम इनसे सीख ले सकते हैं, ये इनके पॉजिटिव इफेक्ट आए, नेगेटिव इफेक्ट आए, या ये आंदोलन क्यों हुए, इन मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या थी, होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। द हिस्ट्री ऑफ दिस पॉपुलर मूवमेंट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। ये कहता है कि जो हिस्ट्री है इन पॉपुलर मूवमेंट्स की जो आप पढ़ चुके हैं, हेल्प अस ये हमें सहायता प्रदान करती है टू अंडरस्टैंड बेटर द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के नेचर को समझने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। वी हैव सीन दैट दिस नॉन पार्टी मूवमेंट आर नाइदर स्पोरेडिक इन नेचर। ये कहता है कि ये जो मतलब थे नॉन पार्टी मूवमेंट थे काफ़ी समय के लिए प्रकृति में खड़े नहीं रह पाए। दिस ए प्रॉब्लम, यह एक समस्या थी। दीज मूवमेंट्स कैम ऐप टू रेक्टिफाई सम प्रॉब्लम्स इन द फंक्शनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। ये कहता है ये मूवमेंट ऐसे थे, इन्होंने जो पार्टी पॉलिटिक्स मतलब जो उस टाइम पे फंक्शन कर रही थी, जो पार्टी उस टाइम पे थी, उसको क्या क्या रेक्टिफाई किया, उसमें कुछ सुधार किए, कुछ समस्याओं की। एंड शुड बी सीन एन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। और इस तरीके से हमें इनको मतलब एक अखंडित पार्ट के रूप में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर देखना चाहिए। दे रिप्रेजेंटेड न्यू सोशल ग्रुप, इन्होंने मतलब नए सामाजिक समूहों को रिप्रेजेंट किया। हुज इकोनॉमिक, जिनकी आर्थिक और सोशल जो मतलब स्थिति है वो वर नॉट रिड्रेस्ड इन रियलम ऑफ इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स, जिनको मतलब जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स है, जो हमारी चुनावी जो मतलब राजनीति है उसमें मतलब अधिकार नहीं मिले हैं, वो उन चीज़ों से वंचित हैं। एंड पॉपुलर मूवमेंट इंश्योर्ड इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप एंड देयर मूवमेंट। ये जो पॉपुलर मूवमेंट आपने देखे, इनमें आपने देखा कि इनके अंदर रिप्रेजेंटेशन है विभिन्न ग्रुपों के, डाइवर्स ग्रुप ऑन देयर डिमांड्स, और उनकी मांगें सम्मिलित हैं। दिस रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ डीप सोशल कन्फ्लिक्ट। इसकी वजह से मतलब जो गहरे जो सामाजिक रूप से विवाद हो सकते थे उनसे हम मतलब उनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो गई। एंड डिसअफेक्शन ऑफ दिस ग्रुप फ्रॉम द डेमोक्रेसी, और ये इस तरीके से इन्होंने डेमोक्रेसी को प्रभावित किया। पॉपुलर मूवमेंट सजेस्टेड न्यू फॉर्म ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड दस ब्रॉडन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी। क्रिटिक्स देखिए इसकी मूवमेंट की, देखिए यहाँ से हम इसे जो मूवमेंट हुए इनके पॉजिटिव पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है। इनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, इनके पॉजिटिव पॉइंट्स थे कि हमें
मतलब एक तरीके से इनको नेगेटिव कंसिडर नहीं करना चाहिए, पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए। क्यों पॉजिटिव कंसिडर करना चाहिए? क्योंकि इन्होंने हमारी पॉलिटिक्स में कोई ना कोई सुधार किया है। दूसरा, जो हमारे समाज में सोशल कन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो सामाजिक विवाद हो सकते थे उनको भी मतलब वो बचाया है, उनको जो रिड्यूस उनको भी कम किया है, ठीक है। तो क्रिटिक्स थे इस मूवमेंट के, वो क्या कहते थे, ओपन आर्ग्यू दैट द कलेक्टिव एक्शन, जो इस तरीके का एक्शन लिया जाता है जैसे कि स्ट्राइक हो गई, सिट-इन्स हो गई, रैलीज हो गई, डिसरप्ट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो मतलब गवर्नमेंट के फंक्शन को क्या कर देते हैं, डिसरप्ट कर देते हैं, उसमें बाधा डाल देते हैं या उसे रोक देते हैं। डिले डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो भी इससे डिले हो जाता है। डिस्टेबलाइज द रिटर्न ऑफ डेमोक्रेसी, और एक तरीके से ये मतलब डिस्टेबलाइज कर देते हैं किसको, डेमोक्रेसी का जो रूटीन है उसको। सच इन आर्ग्यूमेंट इनवाइट रेडी पर क्वेश्चन, इस तरह के आर्ग्यूमेंट एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल हमारे लिए खड़ा करते हैं। वाई डू दिस मूवमेंट रिसोर्ट टू सच असर्टिव फॉर्म ऑफ एक्शन, फिर मतलब ये इस तरीके के जो मूवमेंट हैं होने लग रहे हैं, तो ये क्यों होने लग रहे हैं? वी हैव सीन इन दिस चैप्टर द पॉपुलर मूवमेंट हैव रेज लेगिटिमेट डिमांड ऑफ द पीपल। हमने इन चैप्टर्स में देखा कि जो ये पॉपुलर मूवमेंट्स हैं इन्होंने लोगों के डिमांड को मतलब आगे रखा है। एंड हैव लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स, और इसमें जो नागरिक हैं उनका काफ़ी बड़ी भारी मात्रा में पार्टिसिपेशन है। इट शुड बी नोटेड दैट द ग्रुप मोबिलाइज बाय दिस मूवमेंट आर पुअर सोशली, इकोनॉमिकली एंड डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम मार्जिनल सोशल ग्रुप। ये कहता है इस सेक्शन के अंदर यदि हम बात करें तो जो इन मूवमेंट्स में ज़्यादातर लोग सम्मिलित थे वो गरीब थे, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, या जिनको सामाजिक या आर्थिक रूप से मतलब इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा था, वो लोग इसमें सम्मिलित थे। द frequency and the method used by the movement suggested that the functioning of democracy did not have enough space for the voices of these social group। ये कहते हैं द फ्रीक्वेंसी एंड द मेथड जो इस मूवमेंट में यूज़ किए गए हैं वो इस तरीके से हमें सजेस्ट करते हैं कि जो रूटीन फंक्शनिंग, जो हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारे उस टाइम पे जो भी पार्टी मतलब रूल कर रही है उसके पास इतना इनफ स्पेस ही नहीं है कि वो इन ग्रुप्स की आवाज़ सुन सके। That is perhaps why these groups turn to mass action and mobilization outside the electoral arena। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब उनकी आवाज़ वहाँ पॉलिटिक्स दायरे में सुनी ही नहीं जा रही है तो मास मोबिलाइजेशन हुआ, ठीक है, और मास एक्शंस हुए, मोबिलाइजेशन हुआ, उसका भी रीज़न यही था। दिस कैन बी सीन इन द रिसेंट केस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, और ये मतलब दिस कैन बी सीन, यह देखा जा सकता है रिसेंट केस, जो हमारे रिसेंट केस है नई आर्थिक नीतियों के। एज यू विल रीड इन चैप्टर 9, ये आप 9 चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर इज़ ए ग्रोइंग कंसेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज ओवर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़, जो हमारी मतलब ग्रोइंग कंसेंस अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करूँ तो वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ को लागू करना चाहते हैं। इट फॉलो दैट द मार्जिनल सोशल ग्रुप, ये किस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो मार्जिनल सोशल ग्रुप हैं, हु आर एडवर्सली इफेक्टेड, एडवर्सली मतलब जो बुरे तरीके से प्रभावित हैं, बाय द पॉलिसीज़, इन पॉलिसीज़ से, गेट लेस एंड लेस अटेंशन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज़, उन पे क्या कम से कम अटेंशन कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, एज वेल एज द मीडिया, और मीडिया भी उन पर कम अटेंशन है, मतलब उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। देयर फॉर एनी इफेक्टिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसीज़, इसलिए मतलब कोई ना कोई ऐसा मतलब प्रोटेस्ट होना चाहिए जो इन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो, फॉर्म एन एक्शन दैट आर टेकन अप द पॉपुलर मूवमेंट आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ द पॉलिटिक्स पार्टी। इस तरीके से मतलब इन पॉपुलर मूवमेंट जो थे ये पॉलिटिक्स पार्टी से बाहर की तरफ है और उनमें पार्टिसिपेट किया गया। मूवमेंट्स आर नॉट ओनली अबाउट द कलेक्टिव असेशन, ओनली अबाउट द रिलीज एंड प्रोटेस्ट। ये कहता है मूवमेंट जो है मतलब वे ये नहीं है कि मतलब बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए या रिलीज़ की गई या प्रोटेस्ट किया गया। दिस इन्वॉल्व ए ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल विद द सिमिलर प्रॉब्लम। ये एक मतलब ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो जिनकी सेम एक जैसी प्रॉब्लम है उन लोगों को इकट्ठा करना, सिमिलर डिमांड होनी चाहिए उनकी और सिमिलर उनकी एक्सपेक्टेशन होने चाहिए। बट देन द मूवमेंट आर ऑल्सो अबाउट मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स, और ये मूवमेंट्स जो हैं मतलब लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं उनके अधिकारों के लिए, एंड द एक्सपेक्टेशन दैट कैन हैव फ्रॉम ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, और उन्हें एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए इस चीज़ के लिए भी उन्हें यह जागरूक कर रहे हैं।
social movements in India have been involved in these educative task for a long time. सोशल जो मूवमेंट हैं, जो सामाजिक आंदोलन होने लग रहे हैं भारत में, वो काफ़ी समय से इन चीज़ों में सम्मिलित हैं. have thus contributed to expansion of democracy rather than the causing disruption. The struggle for the right to information is case in a point. और इस तरीके से जो right to information RTI का जो मूवमेंट हुआ उसके दौरान 2005 में ये लागू हुआ था. तो ये स्ट्रगल भी कुछ ऐसा ही है. येट द रियल लाइफ इफेक्ट ऑफ दिस मूवमेंट ऑन द नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसीज सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड. ये कहता है इस तरीके से यदि वैसे हम देखें तो वास्तविक जीवन में इन मूवमेंट्स का जो इफेक्ट है वो हमारी डेली लाइफ में मतलब काफ़ी कम पड़ा है. सीम्स टू बी वेरी लिमिटेड, काफ़ी मतलब लिमिटेड दिखाई देता है. दिस इज़ पार्शली बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंटेम्प्रेरी मूवमेंट, ये इसलिए मतलब दिखाई दे रहा है क्योंकि जो इसी टाइम पे कुछ समकालीन आंदोलन भी हुए फोकस ऑन ए सिंगल इशू, ये सिर्फ एक ही सिंगल इशू पे फोकस करते हैं. रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और जो एक सेक्शन के लोग हैं उनका इंटरेस्ट क्या है, मतलब वो क्या चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है. दस इट बिकम पॉसिबल टू इग्नोर देयर रीजनेबल डिमांड. इससे यह हो सकता है कि जो उनके रीजनेबल डिमांड हैं उनको इग्नोर किया जाए. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स रिक्वायर ए ब्रॉड अलायंस. डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर एक ब्रॉड अलायंस, बड़े संगठन की ज़रूरत होती है. वेरियस डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप, ठीक है, सोशल ग्रुप्स की क्या है, काफ़ी डिसएडवांटेज हैं. सच एन अलायंस डज नॉट सीम टू बी शेपिंग अंडर द लीडरशिप ऑफ दिस मूवमेंट. पॉलिटिक्स पार्टीज़ की बात करें, आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग टुगेदर, इनको मतलब ज़रूरत है इकट्ठा होने की डिफरेंट सेक्शनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, बट दे आर ऑल्सो सीम टू बी अनेबल टू डू सो. लेकिन यह भी इन चीज़ों के लिए अयोग्य नज़र आ रही हैं. पार्टी डो नॉट सीम टू बी टेकिंग इशू ऑफ द मार्जिनल सोशल ग्रुप. ये पार्टीज़ जो हैं मतलब जो इश्यूज़ हैं मार्जिनल सोशल ग्रुप्स की, उनको मतलब उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं. द मूवमेंट दैट टेक अप दीज इश्यूज़ ऑपरेटेड इन ए वेरी रिस्पेक्टिव मैनर. द रिलेशनशिप बिटवीन द पॉपुलर मूवमेंट एंड द पॉलिटिकल पार्टीज़ हैज़ ग्रोन वीकर ओवर द ईयर. जो रिलेशनशिप है पॉपुलर मूवमेंट्स और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, वो काफ़ी सालों से काफ़ी वीकर कमज़ोर होता जा रहा है. एंड क्रिएटिंग ए वैक्यूम इन पॉलिटिक्स, और इस तरीके से मतलब पॉलिटिक्स के अंदर खालीपन आ रहा है. इन रिसेंट ईयर दिस हैज़ बिकम मेजर प्रॉब्लम इन इंडियन पॉलिटिक्स. और कुछ सालों से मतलब यह इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पॉलिटिक्स के अंदर.